नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास कुली भाट। ये उपन्यास एमए के सिलेबस में शामिल है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक विशेष अध्ययन के अंतर्गत हम आज इस उपन्यास को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस उपन्यास के प्रकाशन की अगर बात करें तो सबसे पहले इस उपन्यास का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था, 1939 यानी 1939 में। बाद में राजकमल प्रकाशन ने 2004 में इसका पुनः प्रकाशन भी किया, यानी बाद में जो प्रकाशन हुआ वो 2004 में प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसकी कहानी है? कुली की कहानी है। कुली भाट जिसके जो निराला है उनसे मुलाकात होती है। और ये मुलाकात कहाँ होती है? ये निराला जी की ससुराल में इनसे मुलाकात होती है। ये राय बरेली जनपद से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में उलमऊ नामक जो स्थान है वहां पर इनकी मुलाकात होती है। तो आइए इसके बारे में, इस उपन्यास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुली से निराला की मुलाकात कहाँ हुई? ससुराल में। स्थान कौन सा है? उलमऊ। कुली का असली नाम क्या है? पंडित पथवारी दीन भट्ट, अर्थात वे जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन गांव में उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता था। इसके पीछे भी कारण था। इसके कारण का संकेत निराला ने किया है, जिसके आधार पर ये रचना और भी ज्यादा समकालीन हो जाती है। कुली समलैंगिक थे। समलैंगिकता के कारण ही जो गांव के लोग थे वो उनका सम्मान नहीं करते थे, अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। समलैंगिकता क्या है? अपने समान लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण का भाव जो है वो समलैंगिकता के अंतर्गत आता है। पारंपरिक भारतीय समाज में समलैंगिकता कोड जैसी चीज मानी जाती है, यानी भारत में इस जो संबंध है इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन समलैंगिक लोग इस समाज के हाशिए पर हमेशा ही रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे इस समाज में, भारतीय समाज में हमेशा ही उठते रहे हैं। ऐसे ही कुली में निराला ने नायकत्व को देखा, यानी ऐसा व्यक्ति कौन? जो कुली है। कुली में ही निराला को एक अलग प्रकार का नायक दिखाई दिया और उसे उन्होंने दर्ज भी किया। यही निराला की महानता है। सभी जानते हैं कि निराला स्वभाव से नहीं, साहित्य में भी विद्रोही थे। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण कुली से उनकी दोस्ती होती है। उपन्यास भी उपन्यास के ढांचे को तोड़कर लिखा गया है। ये जो उपन्यास है कुली भाट, इसमें उपन्यास के जो गुण होते हैं या उपन्यास के जो आधार होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया, यानी अपने ही तरीके से इसको लिखा गया है। इसे आप संस्मरण और आत्मकथा दोनों का मिश्रण मान सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर की हुई कोई नई चीज समझ सकते हैं। संस्मरण कुली का और आत्मकथा निराला की, यानी बातें याद कौन कर रहा है? कुली अपनी बातें बता रहा है और आत्मकथा किसकी है? निराला की है। निराले के काव्य पर अगर हम बात करें तो उनके काव्य पर तो एक अलग ही प्रभाव देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस उपन्यास की शुरुआत भी एक विचित्र समर्पण से होती है। इस पुस्तिका के समर्पण के योग्य कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य में नहीं मिला। यद्यपि कुली के गुण बहुतों में है, पर गुण के प्रकाश में सब घबराएं, यानी लेकिन जब ये गुण सामने आ जाए तो सब घबरा उठे। निराला के मन में बहुत दिनों से एक जीवन चरित्र लिखने की इच्छा थी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो। उन्हें आमतौर पर ऐसे लोग मिले जिनमें जीवन से चरित्र ज्यादा था, यानी जीवन कम और चरित्र ज्यादा था। उनके जीवन चरित्र उन्होंने देखे। उन्हें भारत पराधीन है चरित्र बोलते हैं, यानी वो कैसे चरित्र थे? जो किसी के अधीन चरित्र थे, या कोई जैसे भारत पराधीन है, इस प्रकार की भावना वाले चरित्र उन्हें मिले। इससे उन्हें समझ में आया कि जीवन में अगर कमजोरी है तो उसके बखान में प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ चढ़कर बोला जाता है। किससे? जब वो कुली से मिले। इससे चरित्र का अंधकार तो छिप जाता है, लेकिन उसे छिपाकर जो प्रकाश पैदा किया जाता है वह सत्य को देखने नहीं देता, सिर्फ चकाचौंध पैदा करता है। ऐसे ही चरित्र कई महापुरुषों ने अपने हाथों लिखे हैं। इसका व्यंग्य स्पष्ट है, यानी कहने का भाव यहाँ पर स्पष्ट है कि जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं, अपने चारों तरफ चकाचौंध पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसे चरित्र लिखे हैं। निराला की चिंता यह है कि इन जीवन चरित्रों को पढ़कर सामान्य लोग प्रेरणा लेते हैं, और अगर ये चरित्र झूठ हुए तो लोग भी इनसे झूठ ही सीखेंगे।
उनकी हालत वही हो जाएगी जैसे किसी कलाकार को देखकर सामान्य लोग भी उसी प्रकार का कार्य करने की सोचते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ शक्तिमान एक सीरियल चला करता था और उस शक्तिमान को देखकर बहुत से बच्चे छतों से कूदने का प्रयास करने लगे और उसमें कई लोग बहुत जख्मी भी हुए, कई बच्चे बहुत आहत हुए। तो निराला जी इसी बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी झूठे बातें लिखने लगेंगे तो लोग उनसे झूठा ही सीखेंगे। उनकी हालत वही होगी कि फिल्मों में सिनेमा स्टारों को सर से दीवार पर चढ़ने की करामात देखकर कोई इसकी नकल उतारे और अपनी कमर तुड़वा ले। निराला के मुताबिक ऐसे चरित्रों में सत जोड़कर लेखक अपने आप को सचित्र तो बना लेते हैं, लेकिन इनसे सिर्फ साफ होता है और वह भी कपड़ा, यानी ये चरित्र किसी काम के नहीं होते। निराला को इनके मुकाबले कोई सच्चा नायक चाहिए था, नायक अर्थात जो आगे ले जाए, और निराला के जीवन में कुली की यही भूमिका इस पुस्तक का विषय बनकर हमारे सामने आई है। शुरुआत में निराला ये बता देते हैं कि उपन्यास में हास्य प्रधान है। आगे का प्रसंग निराला के अपने जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें हास्य के साथ साथ व्यंग्य भी है। खासकर हिंदी समाज के हास्यास्पद रीति रिवाजों को लेकर इन्होंने व्यंग्य किया है। इसी में से एक रस्म है, विवाह के बाद पत्नी पिता के घर रह जाती है और 2-4 साल बाद उसका गोना होता है। पिता के साथ निराला गोना कराकर पत्नी को ले आने ससुराल जाते हैं। पत्नी के आने के 5वें दिन ही निराला के ससुर अपनी लड़की को विदा कराकर ले गए। निराला के पिता को यह बात बुरी लगी और उन्होंने दूसरे विवाह की धमकी दे डाली। सास सुनकर घबरा गई। किसकी सास? निराला की सास को जब ये बात पता चली तो वो घबरा गई। अपनी बेटी को वापस भेजने के लिए दामाद को पत्र दिया। पिता ने सलाह दी कि जल्दी ही विदा कर दें, इसके लिए खूब खाना और खर्चा कराना। किसको सलाह दी? निराला को, कि तुम वहां से जल्दी विदा होने के लिए वहां खूब खाना और उनका खूब खर्चा करवाना। इसके बाद लंबा प्रसंग निराला की ससुराल यात्रा का है, जो बंगाल के एक युवक की उत्तर प्रदेश की गर्मी में पाला पड़ने का खुलासा है। यानी निराला बंगाल के रहने वाले हैं और उनका ससुराल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बंगाल का मौसम अलग है, उत्तर प्रदेश का मौसम अलग है। उत्तर प्रदेश की गर्मी निराला को परेशान कर देती है। स्टेशन पर कुली से मुलाकात और उनकी धज का वर्णन भी उसी हास्य से सरोबार है। निराला जब वहां पहुंचते हैं तो अपनी पोशाक का चित्रण करते हैं, रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उनका चित्रण करते हैं, फिर जो कुली से उनकी मुलाकात होती है उसका चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। ससुराल में सास और पत्नी दोनों ही निराला से कुली के एक्के क्या है, जो उस समय इक्का गाड़ी चलती थी, आने की बात पूछती हैं। इस पूरे प्रसंग में निराला की खूबी यह है कि वे सबकी बातचीत का विवरण देते चलते हैं और उनके जरिए ही रहस्य के उद्घाटन का पाठक को इंतजार कराते हैं। सास के पूछने पर निराला को लगता है कि सास छूत के विचार से पूछ रही है। निराला का उत्तर, आजकल वह सब चला गया है। छूत के यानी जो सास है वो इस बात से पूछ रही है कि छुआछात में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन निराला कहते हैं कि आजकल वो छुआछात वाला समय चला गया है। उन्हें और भी परेशान कर देता है। पूरा प्रसंग ही इशारों में होने वाली बातचीत और निराला की उससे अनभिज्ञता के जीवंत विवरण से भरा हुआ है। अतः निराला की जिद पर उनकी सास झल्लाकर कहती है कि तुम लड़के हो, माँ बाप की बात का कारण नहीं पूछा जाता, कि माँ बाप जो बात कहें उसके पीछे कारण नहीं तलाश किया जाता, सिर्फ और सिर्फ बात को सुनकर उसका उत्तर दिया जाता है। कुल्ली के बहाने निराला का विद्रोही स्वभाव हमारे सामने खुलकर आता है। ससुराल में सभी कुल्ली के साथ निराला को जाने से रोकते हैं और निराला को जिस काम से रोका जाए वही तो उन्हें आकर्षित करता है। अपने इस स्वभाव का निराला विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि बचपन में गांव की एक पुत्रिया के यहाँ खाना खाने से घर के लोग मना करते थे, लेकिन निराला ने खाया तो पिता की भयानक मार भी खानी पड़ी थी। इसी स्वभाव के कारण निराला मना करने के बावजूद भी कुली के साथ जाते हैं। सास उनके साथ एक नौकर लगा देती है। कुली निराला को गांव घुमाते हैं और बार बार नौकर को साथ भांप कर परेशान भी होते हैं। निराला नौकर को रूह लाने के लिए भेज देते हैं। कुछ यह देखने की उत्सुकता थी कि कुल्ली आखिर इतना बदनाम क्यों है, क्योंकि निराला कुल्ली के बारे में जानना चाहते थे। निराला उन्हें रूह क्या है, ठंडा पेय पदार्थ, उसको लेने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कुल्ली से सब किनारा क्यों करना चाहते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि
कुल्ली वो जानना चाहते थे कि वो इतना बदनाम क्यों है। कुल्ली निराला को गांव का टूटा किला घुमाते हैं और निराला को वापस लौटने की बात करने पर वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं। घर घर किसके ले जाते हैं? कुल्ली उसे अपने घर ले जाता है। घर पर कुल्ली निराला के मन को जानने का प्रयास करते हैं। था लेना के मतलब है उसको जानने का प्रयास करना। मान लो कोई बुरी लत हो तो दूसरों को इससे क्या? वो प्रश्न करते हैं निराला से। अपना पैसा बर्बाद करता हूँ, और बताता है कि अगर मुझे बुरी लत है तो मैं अपना पैसा बर्बाद करता हूँ, दूसरों को इससे क्या? निराला संदर्भ जाने बगैर आम बात समझकर कहते हैं, दूसरों की ओर उंगली उठाए बिना जैसे दुनिया चल ही नहीं पाती। कुल्ली इसे सकारात्मक संकेत मान लेते हैं और निराला को पान देते हैं। पान देते हैं और उसी समय उनकी उंगली दबा देते हैं। निराला इसे ससुराल के संबंध से ग्रहण करते हैं। कुल्ली उत्साहित हो जाता है, यानी निराला कुल्ली की बात समझ नहीं पाते। कुल्ली को सकारात्मक संकेत लगता है निराला की बातों से, और उनकी बातों से कुल्ली उत्साहित हो जाता है और निराला से कहते हैं, हिदायत देते हैं कि किसी से कहना मत, क्योंकि यहाँ के लोग सीधी बात का टेढ़ा अर्थ लगाते हैं। बहरहाल ससुराल लौटते हुए निराला नौकर को कहते हैं कि घर पर बताना मत कि हम सब साथ नहीं थे। नौकर थोड़ा बेवकूफ था, सो निराला की सास के पूछताछ करके जान जाती है कि वह साथ नहीं था। घर पर लोग आशंकित तो थे ही। इस खबर से निराला के प्रति उनका रुख और ठंडा हो गया। यानी वो नौकर से भी पूरी बात नहीं जान पाती, सास जो जानना चाहती है, क्योंकि नौकर को निराला अलग भगा देते हैं। और यहाँ पर निराला के प्रति जो उनका व्यवहार है वो और ज्यादा बदल गया। और इस माहौल का जो घर में तनाव फैल गया था उसका भी निराला ने मजे लेकर ब्यौरा दिया है। फिर भी निराला कुल्ली के यहाँ गए। उन्हें आते देखकर कुल्ली निश्चिंत हो गए। समलैंगिकता की अपनी आदत के चलते वे निराला की ओर आकर्षित होते हैं। निराला को घर ले आते हैं, लेकिन बंगाल में रहे निराला उनकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाते। ये प्रसंग इतना रोचक है कि जो बंगाल से परिचित नहीं वे इसका आनंद नहीं उठा सकते। उदाहरण भी देकर यहाँ पर उन्होंने बताया है। उदाहरण के लिए प्रेम शब्द की अगर बात करें तो बंगाल में इतनी प्रचुरता से इस्तेमाल होता है कि कुल्ली जब कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो उसकी ही सहजता से निराला जवाब देते हैं, प्यार मैं भी तुम्हें करता हूँ। कुल्ली बिना कुछ समझे कहते हैं, तो फिर आओ। निराला को समझ में न आया कि कुल्ली मुझे क्यों बुलाते हैं, क्यों? उत्तर दिया, आया तो हूँ। कुल्ली हार गए, पस्त जैसे लता हो गए। तो यहाँ पर वो क्या है कि कुल्ली उनसे जो बात कर रहे हैं निराला उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते, और कुल्ली अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्त करते हैं तो निराला को वो बहुत सहज बातें लगती है। निराला की महानता इस बात में है कि उनकी पत्नी ने उन्हें हिंदी सिखाने की प्रेरणा दी। ये बात उद्घोष के साथ उन्होंने कही है। उन्होंने ही इसका परिचय खड़ी बोली के आधुनिक साहित्य से करवाया। ऊपर की घटना के कुछ दिन बाद ससुराल में गीत गायन का सार्वजनिक आयोजन हुआ। उसमें निराला की पत्नी ने गाना गाया। दूसरे दिन निराला बंगाल चले आए। हिंदी सीखने की धुन उन पर सवार थी। तभी तार आया कि पत्नी बीमार है। स्त्री का प्यार उसी समय मालूम दिया जब वह स्त्रीत्व छोड़, और अनेक वर्ष बाद जब ससुराल जाते हैं तो पत्नी का देहांत हो चुका होता है। इस प्रकरण में प्लेग की भयंकरता का वर्णन उन्होंने बेजोड़ किया है, और बहुत संभव है कि अकेला हो। दुखी निराला कलकत्ते लौट आते हैं और नौकरी करने लगते हैं, लेकिन उनका जैसा स्वभाव था उसमें नौकरी चल नहीं पाती। इस बार ससुराल आने पर कुल्ली से मुलाकात होती है तो कुल्ली बदल चुके थे। असहयोग आंदोलन के प्रभाव ने कुल्ली को नेता बना दिया था। इधर कुल्ली अखबार पढ़ने लगे थे, त्याग भी किया था। अदालत के स्टाम्प बेचते थे, बेचना छोड़ दिया था। महात्मा जी की बातें करने लगे। महात्मा कौन? महात्मा गांधी। कुल्ली का किसी मुसलमान स्त्री से प्रेम हुआ था। उन्होंने निराला को बताया। निराला को क्या आपत्ति हो सकती थी? यहीं से कुल्ली का नायकत्व शुरू होता है। कुल्ली ने विवाह किया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन निराला उसके साथ डटे रहे। फिर कुल्ली ने अछूत पाठशाला खोली। असर रसूख वाले स्थानीय लोग कुल्ली का विरोध करते। सरकारी अफसर भी उनसे दूर ही रहने में अपनी भलाई समझते। उनकी राय में निराला ने दर्ज किया, अछूत लड़कों को पढ़ाता है इसीलिए कि उनका एक दल हो, लोगों से सहानुभूति इसलिए नहीं पाता। हेकड़ी है, फिर वह मूर्ख क्या पढ़ाएगा?
तो यहाँ पर वो अछूत लड़कों के लिए एक अलग से पाठशाला खोलता है, लेकिन वो उसके विरोध का सामना भी उसे करना पड़ता है। 3 किताब भले पढ़ा दे, ये जितने कांग्रेस वाले अधिकांश में मूर्ख और गंवार है, फिर कुल्ली सबसे आगे है। खुल्लम खुल्ला मुसलमानीन बैठाए है। कुल्ली निराला को अपनी पाठशाला ले गए। निराला गए और उनके प्रति अपनी उच्छल भावनाओं को निसंकोच व्यक्त किया। इनकी और कभी किसी ने नहीं देखा। ये पुश्त दर पुश्त से सम्मान देकर नतमस्तक ही संसार से चले गए हैं। संसार के सभ्यता के इतिहास में इनका स्थान नहीं, फिर भी ये थे और हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुल्ली ने जो पाठशाला खोल रखी थी उसके प्रति निराला के क्या विचार हैं, वो भी उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं। निराला यहाँ पर अपने भाव रोक नहीं पाए। मालूम दिया, जो कुछ पढ़ा है कुछ नहीं, जो कुछ किया है व्यर्थ है, जो कुछ सोचा है केवल स्वप्न है। कुल्ली धन्य है, वह मनुष्य है। इतने जुम्बकों में वह सिंह है, यानी यहाँ पर वो शेर के समान है। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अधिक पढ़ा लिखा कोई उससे बड़ा नहीं। अछूतों में स्पर्श के प्रति जो भय था उसे दूर करते हुए निराला ने उनके हाथ से फूल ग्रहण किए। यानी निराला इस अछूत के भाव को त्याग देते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं। उसके प्रति मन में जो भाव हैं वो बहुत ही सम्मान के भाव हैं, और कुल्ली के द्वारा दिए गए फूल निराला खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। अगले दिन ही निराला और कुल्ली की बातचीत बहुत कुछ वर्तमान माहौल को याद दिलाती है। निराला कुल्ली को बताते हैं, कुछ सरकारी अफसरों से मेरी मुलाकात हुई थी। वे आपसे नाराज हैं, इसीलिए कि वे नौकर होकर सरकार हैं यह सोचते हैं। आप उन्हें याद दिला देते हैं वे नौकर हैं, उन्हें रोटियां आपसे मिलती हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं, निराला बता रहे हैं कि अफसर आपसे क्यों परेशान है, क्योंकि आप उन्हें बता देते हो उनकी जो औकात है या वो जो जिस पद पर हैं, आप उन्हें वो बात याद दिला देते हो। इसके बदले में कुल्ली ने कहा, और भी बातें हैं, भीतरी रहस्य का मैं जानकार हूँ, क्योंकि यहीं के रहने वाला हूँ। निराला की बात का जवाब देते हुए कुल्ली कहते हैं, भंडा फोड़ देता हूँ। कुल्ली को लगता है यहाँ कांग्रेस भी नहीं है, इतनी बड़ी बस्ती देश के नाम से हंसती है, यहाँ कांग्रेस का भी काम होना चाहिए। निराला को लगा कुल्ली की आग जल उठी, सच्चा मनुष्य निकल आया, जिससे बड़ा मनुष्य नहीं होता। कुछ दिनों बाद ससुराल आने पर निराला को कुल्ली के बीमार होने की खबर मिली। जब वो वहां आए तो उन्हें पता चला कि कुल्ली बीमार है, लेकिन अब कुल्ली का जो व्यक्तित्व है यहाँ बदल चुका था। वे प्रसिद्ध हो गए थे। ससुराल वालों ने बताया कि कुल्ली बड़ा अच्छा आदमी है, खूब काम कर रहा है। यहाँ एक दूसरे को देखकर जलते थे, अब सब एक दूसरे की भलाई की ओर बढ़ने लगे हैं। कितने स्वयंसेवक इस बस्ती में हो गए हैं, यानी सब उससे प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करने लगे हैं। निराला उनसे मिलना चाहते थे। साले साहब जाकर कुल्ली को ले आए। कुल्ली स्थिर भाव से बैठे रहे। इतनी शांति कुल्ली में मैंने नहीं देखी थी, जैसे संसार को संसार का रास्ता बताकर अपने रास्ते की अड़चनें दूर कर रहे हूँ। कुल्ली को देखकर ऐसे लगता था कि उन्होंने संसार के लोगों को वास्तविक रास्ता दिखा दिया है और स्वयं अपने जीवन मार्ग से में जो दिक्कतें हैं, अड़चनें हैं, उनको दूर करने में लगे हैं। निराला कुल्ली से महात्मा गांधी को लिखी चिट्ठी की याद दिलाते हैं तो कुल्ली मुस्कुरा कर रह जाते हैं। इसी बहाने वे एक ऐसी बात कहते हैं जो नेता और कार्यकर्ता का द्वंद्व उभारती है। कहने से भी बाज न आएंगे कि सिपाही का धर्म सरदार बनना नहीं है, लेकिन सरदार सरदार ही रहेंगे। सैकड़ों पेच कसते हुए ऊपर न चढ़ने देंगे। निराला फिर गांधी जी की चिट्ठी की बात पूछते हैं। कुल्ली जवाब में बताते हैं, मैंने 17 चिट्ठियां, 17 या 27 कहा, याद नहीं, महात्मा जी को लिखी, लेकिन उनका मौन भंग नहीं हुआ, अर्थात उसके बदले में कोई जवाब गांधी जी से कुल्ली को नहीं मिला। किसी एक चिट्ठी का जवाब महादेव देसाई ने दिया था। बस एक 70 इलाहाबाद में प्रधान ऑफिस है, प्रांतीय लिखिए। कुल्ली ने बताया कि जवाब में उन्होंने लिखा, महात्मा जी आप मुझसे 1000 गुना ज्यादा पढ़े हो सकते हैं, तमाम दुनिया में आपका डंका पिटता है, लेकिन आपको बनियों ने भगवान माना है, क्योंकि ब्राह्मणों और ठाकुरों में भगवान हुए हैं, बनियों में नहीं। अर्थात बनियों ने पहली बार आपको स्वीकार किया है या आपको भगवान का दर्जा दिया है। कुल्ली आजादी के पहले के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी लिखा, खुद उनके ही मुख से सुनिए। पहले तो सीधे सीधे लिखा,
लेकिन उनका उत्तर जब न आया तब डांट कर लिखा, अरे अपने राम को क्या रानी रिसाएंगी, अपना रनवास लेंगी। कथा के अंत में हमें निराला बताते हैं कि कुल्ली की तबीयत खराब होने पर उनकी सहायता के लिए कांग्रेस की स्थानीय शाखा धन देने को तैयार नहीं, जबकि विजय लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए स्थानीय नेता सब कुछ करने को तैयार हैं। तब की कांग्रेस भी आज की कांग्रेस से बहुत जुदा नहीं थी। छल से निराला कुछ पैसे ले आते हैं, लेकिन कुल्ली बचते नहीं। उनकी मृत्यु के बाद की नौटंकी तो जैसे विद्रोही से समाज का अंतिम बदला हो। दाह के लिए कुल्ली वंश के कोई दीपक बुलाए गए। उनकी स्त्री चूंकि विवाहिता नहीं, इसीलिए उनके हाथ से अंतिम संस्कार न कराया जाएगा। उनकी स्त्री के हाथों पिंडदान कराने को कोई राजी नहीं। हार कर निराला खुद यह जिम्मेवारी उठाते हैं। देखिए, जिम्मेदारी किसकी? कुल्ली का पिंडदान करवाने की, क्योंकि जो उनकी स्त्री थी वो मुसलमान थी और उन्होंने जो हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं किया था। तो यहाँ अगर इस उपन्यास की समीक्षा की बात करें तो ये उपन्यास भी प्रेमचंद की परंपरा में निराला को स्थापित करता है। इसमें हम एक सामान्य मनुष्य को ऊंचा उठते हुए देखते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि वह अपने साथ ही कथाकार को भी ऊपर उठा लेता है। ये उपन्यास निराला की राम कहानी का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत है। इसमें उनकी विद्रोही चेतना तो अभिव्यक्त हुई ही है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुल्ली के बहाने उनकी सामाजिक संचेतना भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। भाषा के मामले में जितने स्तर इस उपन्यास में हैं, उतने शायद ही हिंदी के किसी एक उपन्यास में हो। एक सामान्य दागदार मनुष्य की कहानी उनके रूपांतरण को दर्ज करती हुई अंत में उस समय की कांग्रेसी राजनीति की आलोचना तक भी पहुंचती है। एक सामान्य जो इक्का चलाने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन ने कैसे गति पकड़ी, कैसे उसने विकास किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में मान सम्मान नहीं था, लेकिन अंतिम समय में वो किस पद पर पहुंच गया या कितना उसका मान सम्मान बन गया। इसके साथ साथ जो उस समय की जो राजनीति है उसको भी बखूबी तौर पर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये एक तरह से समीक्षा आप मान सकते हैं कुल्ली भाट उपन्यास की। निराला के जीवन के जुड़े हुए अंश इसमें दिए गए हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम है बहुत पास है, ऐसे में पूरे इस उपन्यास को पीडीएफ के तौर पर पढ़ाना संभव नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आपका प्रश्न भी इससे हल हो जाए और आपको इस उपन्यास के मोटे तौर पर कथानक के बारे में भी आपको पता हो। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।